So over to Prashant ji. इससे पहले डॉक्टर धन्यवाद प्रशांत जी, प्रणाम सभी को जी। लाइफ स्पा की तरफ से मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो अभी यौगिक साइंस का 1 घंटे का जो सेशन था, योगी अमित देशमुख जी ने जो बताया है वो बहुत ही सहजता से और बहुत ही साधारण रूप से लोगों को मालूम भी है और वो उसको करा भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो यौगिक साइंस के पीछे जो गहरी साइंस है, धीरे धीरे लोगों तक ये पहुंचे ये बात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम योग करते हैं तो जो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो सब्जेक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं कि संसार का जो दूसरा पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई स्ट्रेचेस करते हैं या रिलैक्स करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयरनेस के साथ उसको करें। जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो जो मैकेनिकलिटी है लाइफ की और माइंड की, वो धीरे धीरे एक फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट होती जाती है। हमारी जो लाइफ है उसमें सहजता और सुगमता बढ़ती जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयर होके ध्यानपूर्वक अपने हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। ऐसा करने से आपको जो हार्मोनल सीक्रेशंस हैं, जो बॉडी का इनर कंट्रोल है, जो हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप ही हीलिंग प्रोसेस आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यौगिक साइंसेस बहुत ही सटल साइंस है और इसको समझा नहीं जा सकता, इसको अनुभव में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी है। इसलिए इसकी गहराई को वही जान सकता है जो इसमें उतरता जाता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसको आप केवल मैकेनिकल प्रोसेस, लैंग्वेज या फिर कोई आसन या क्रिया तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसकी अवेयरनेस, उसके इम्पैक्ट को क्या इतना बढ़ाएं। अभी डॉक्टर प्रशांत जो है, जो अगला सेशन है आयुर्वेद का, वो जो है अगेन प्रकृति से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, और जो हमारी बॉडी है वही बाहर है, जो बाहर है वही बॉडी है। हमें बस समझना है कि किस तरह से इसका हमें तालमेल से। तो डॉक्टर प्रशांत जो है अगले सेशन अगले 45 मिनट लेंगे 8:30 बजे तक। हम ये लास्ट बार कुछ बात हुई थी, कुछ लोगों ने प्रश्न रखा था कि वो अपनी प्रकृति को कैसे समझे और किस तरह से उनके पैकेज डिजाइन हुई। तो 8:30 बजे के बाद जो है डॉक्टर प्रशांत से आप कांटेक्ट करके पर्सनल अपनी कोई भी समस्या है, वो रोग है, किसी तरह की कोई तकलीफ और अपनी प्रकृति के बारे में, वो आपके लिए एक सेशन रख देंगे पोस्ट इस प्रोग्राम के बाद में आप डायरेक्ट बात कर लें। कोई असुविधा हो तो मुझसे आप फोन कर लीजिए और ये जो है सेशन लेके आप अपना जो है अवेयरनेस के साथ में अपना एक पाथ डिजाइन कर लीजिए ताकि आप वेल बीइंग एस्टेब्लिश कर पाए। धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत के लिए। जी धन्यवाद। आज जैसा कि शर्मा साहब ने बताया, आज हम कनेक्टिविटी रखेंगे आपसे, और आप लोग जैसा भी है आपको आवश्यकता, वैसे मैं प्रयास करूंगा कि उसमें आयुर्वेदिक योगदान आपके क्या हो सकता है उस पर हम जानेंगे। और इससे पहले हम ये जाने कि हम डायबिटीज का हमारा सेशन चल रहा है, योगाचार्य जी ने भी इसमें प्रकाश डाला है, और इसको ब्रीफ करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। तो आज हम ये पहले समझ लें कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज तो हम इतने दिनों से देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। रक्त में शर्करा बढ़ जाने के कारण हमारे डायबिटीज हो रही है। बीपी भी इसका सहयोगी बीमारी है, दोनों ही पैरेलल और कभी कभी एक के बाद एक देखने को मिलता है। ज्यादातर ये कफ पित्त वात जो प्रकृतियां हैं हम लोग सीख रहे हैं
समझ रहे हैं हमारी क्लासेस में, और जो लोग अटेंड कर पा रहे हैं वो इसको समझ पा रहे हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सभी साथ में अटेंड करें क्लासेस को, सेशंस को, तो हम प्रकृति के बारे में, शरीर की जान पाएंगे। और यदि किसी वजह से हम समय नहीं निकाल पा रहे तो उसके लिए हम सीधे कंसल्टेंसी का सहारा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं आज हम हमने पिछले दिनों प्रकृति के विषय में जाना। इसके अलावा कुछ रस भी होते हैं शरीर के अंदर, जिन रसों की वजह से बीमारियां आती और जाती रहती। तो इन रसों की बात करते हैं तो अपन समझ में आता है जो रस है डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार, वो मीठा रस है। तो मीठे रस को हम, मीठा रस जहाँ पर भी पाया जाता है, ये मीठा जो है हमारे को सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के रूप में मिलता है, जो शरीर का पोषण करता है। तो सीधे तौर पे जो ग्लूकोज है उसको पचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है शरीर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम भोजन जो भी कर रहे हैं, नेचर से जुड़े हुए भोजन करते हैं, तो सीधे ये क्या होता है, या फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्रुक्टोज होता है उसमें, वो सीधा ब्लड में मिलने के लिए जिम्मेदार रहता है, तैयार रहता है। और जो ग्लूकोज श्रेणी का है हमारे पास में मीठा, वो शरीर में जब भी जाता है तो उसको उसके लिए काफ़ी कुछ मशक्क़त शरीर को करनी पड़ती है। जैसे इंसुलिन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता तो शरीर में रहेगी, लेकिन उसके लिए खास तौर से ज़्यादा रहती है, जो शरीर में कभी कभी किन्हीं कारणों से, वो कारण कोई भी हो सकते हैं, हमारा जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, सेल हैं, वो हमें ठीक से प्राप्त, मतलब उसको, शुगर को प्राप्त नहीं कर पा रहे या उनका यूज़ नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी ये समस्या आ सकती है। या हमारा बॉडी मूवमेंट एक्टिविटीज़ हमारी नहीं हो पाती, जिसके कारण भी ये हो सकती है। तो कारण जो भी हो, हमें सीधे तौर पे ये समझने का प्रयास करना है, हमें नेचर से जुड़ना है। और योग प्राणायाम का विषय तो आचार्य जी ने बता ही दिया। अब हम इसके पक्ष पर जुड़ते हैं, जो मेडिकली पक्ष क्या हो सकता है उस पर हम प्रयास करते हैं। तो जो भी कड़वे रस हैं उनको हम ग्रहण करेंगे। मीठे के साथ में यदि कड़वा रस ग्रहण कर लिया जाए तो मीठा भी डाइजेस्ट होता है, नहीं तो क्या होता है, वो सीधा जो है ब्लड में मिलने लगता है, और वो ब्लड जो है हमें एक ब्लॉकेज भी दे सकता है। शर्करा बढ़ने के कारण जो लक्षण दिखते हैं हमें, थकान वगैरह, ये बाकी रोगों, अंगों का भी खराब होना है, ये सारा जो देखने को मिलता है। साथ ही इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो भी ग्लूकोज शरीर में जा रहा है उसको सीधे इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर्स के पास लेके जाता है, जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिसेप्टर्स कौन, जो हमारे सबसे, जो शरीर का जो सबसे छोटा भाग है वो कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। तो कोशिका से ऊतक बनते हैं, टिश्यूज जिनको बोलते हैं, और टिश्यूज से बनते हैं अंग। तो हमारे जो अंग हैं उनको एनर्जी का कारक जो है हमारा यही होता है। तो हमारी कोशिकाएं उसको डीप सेल तक जो ग्रहण नहीं कर पाती हैं कोशिकाएं, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह से एक दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। खास तौर से हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, और 7 धातुओं के साथ साथ हमारे पास में रस हैं, रस 6 हैं। तो 6 रस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पोषण का कार्य यही करता है मीठा रस। लेकिन मीठा जब हम शरीर को बिल्कुल बंद कर देते हैं, अभी होता यह है कि हमें पता लगता है आप शुगर हुई है, आप एक काम करिए कि बंद कर दीजिए, डॉक्टर्स की सलाह ये रहती है। बंद करने से और ज़्यादा ये परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का पोषण जो है मीठे रस से होता है। तो जितना शरीर को एक्सेप्टेबल हो उतना मीठा रस हमें देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो एक शरीर जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। या शुरू में हो सकता है इंसुलिन कम बन रहा हो, या कई बार ये होता है कि हमारे जो सेल हैं, एनर्जी की आवश्यकता रहती है, तो लीवर अपने स्टोर रूम से, उसके पास भी अपना स्टोर, एक खजाना है,
तो जितनी एनर्जी शरीर को आवश्यकता है उस एनर्जी के अनुरूप वो ग्लूकोज ज़्यादा छोड़ देता है। तो हमें टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली जो है ये दिखता है कि नंबर गेम से पता लगता है, जब हम जांचते हैं तो शुगर हमारा बढ़ चुका है। लेकिन कुछ ही समय में जब हमारे रिसेप्टर्स उसको काम में ले लेते हैं शुगर को, या हम फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उससे होता ही है कि वो वापस हजम भी हो जाता है। लेकिन यदि इनकेस ऐसी कंडीशन में कोई गोली ले लें, तो जो गोली या टैबलेट जो भी इंसुलिन के रूप में लिया गया है, इंसुलिन लिया गया है टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, ये क्या करेगा, शरीर को एक अपाहिज स्थिति में ला देगा। अपाहिज का मतलब ऐसा कि जो हमारा इंसुलिन बनने का जो क्रम है वो कम हो जाएगा। शरीर देखेगा कि इंसुलिन जब बाहर से मिल रहा है, अब जैसे मुझे कोई बैठे बिठाए खाने को दे दे, तो मैं क्यों कर हम लोग कमाने जाएंगे, ये एक समस्या। और जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग होते हैं उनकी साथ में ये ज़्यादा समस्या है, क्योंकि एक्टिविटी उनकी रहती नहीं है, चेयर पर्सन है, चेयर पर बैठने का एक्टिविटी ज़्यादा रहती है उनकी। तो जो चेयर से जुड़े हुए हैं, तो शारीरिक एक्टिविटी उनकी बहुत ज़रूरी है। यदि एक्टिविटी बनी रहे तो एक अच्छा प्रमाण मिलता है। वो चाहे तो अपनी चेयर के ऊपर एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, छोटी मोटी गतिविधियाँ चला सकते हैं। वहीं हाथ पैरों को सूक्ष्म व्यायाम करके अपने टेबल के नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आचार्य जी बता ही चुके होंगे आपको। तो हमारा जो है दवा का पक्ष ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, दवा से बचना चाहिए। दवा यदि लेते हैं तो शरीर उसका पूरी तरह से आदी हो जाता है, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। जिस तरह से एक मोच लगे व्यक्ति को हम एक डंडा पकड़ा दें, तो वो 20-21 दिन बाद में भी, एक समय गुजरने के बाद में, उसकी मोच ठीक होने के बाद भी वो उसकी चाल में कोई अंतर नहीं आता, वो टेढ़ा बांका ही चल पाता है, क्योंकि आदत, ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि हमें बिना किसी सहारे के चलना ही नहीं है। तो हम सहारा लेने के आदी हो जाते हैं। तो जब भी हम सहारा ले लेते हैं, तो चाहे वो इंसुलिन का सहारा हो या किसी का भी सहारा हो सकता है, तो हमारे शरीर के अंग भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा मानव की प्रवृत्ति है। तो प्रकृति और प्रवृत्ति जो है हमारी, मानसिक और शारीरिक प्रकृति और प्रवृत्ति जो है हमारी जैसी वैसी ही बन जाती है, जिसमें हम एक अपाहिज स्थिति में देखते हैं अपने आप को। तो हमारे अंग भी ऐसे होते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते और वो आदतन हो जाते हैं कि वो शुगर, जब आगे से उसको पचाने के लिए इंसुलिन मिल रहा होता है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि इंसुलिन, ये जो इंसुलिन पर हैं उनको इंसुलिन धीरे धीरे कम करना चाहिए, और कम करते करते इसको टेपर डाउन करते हुए बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आदतन हम लोग, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को बीसियों साल भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको आदत पड़ गई है, उन्हें छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग जो है इस पे काम करें और एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करें। खाने के बाद में पौने 2 घंटे बाद में हम लोग हाथ पैरों को ऊपर नीचे करें। इससे होता यह है कि हमारा जो इंसुलिन का स्तर वो बढ़ने लगता है, शरीर में स्वतः बढ़ने लगता है। और वो इंसुलिन क्या करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराना है ग्लूकोज को, तो वो जो ग्लूकोज है बॉडी में से, रक्त में से, वो रिसेप्टर्स यूज करने लगते हैं। क्योंकि रिसेप्टर्स में जैसे कोई खाली डिब्बा है, तो खाली डिब्बा में ही कुछ भरा जा सकता है सामान, ऑलरेडी भरा है तो कैसे होगा। तो ऑलरेडी वहाँ पे ग्लूकोज मौजूद रहता है, जिसको हमने खर्च ही नहीं किया और हम और ऊपर से लेते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में होता ही है कि स्पेस नहीं रहता, तो रिसेप्टर रिसीव नहीं कर पाते, हमारे सेल जो हैं या हमारे अंग उसको रिसीव नहीं कर पाते, तो वो ब्लड के अंदर घूमता रहता है। इंसुलिन तो अपना काम करके चला जाता है, वो तो ठीक है, छोड़ के चला गया, ग्लूकोज को अपनी जगह पर ले करके आया था। तो ऐसी स्थिति में वो ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है और हम नंबर गेम में देखते हैं कि ये स्थिति है। लेकिन जब हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो रिसेप्टर का जो यूज हो जाता है, रिसेप्टर में जो भी एनर्जी होती है ग्लूकोज के रूप में वो यूज हो जाती है। तो फिर ये वापस से एज इट इज ब्लड का जो शर्करा है वापस रिसेप्टर्स या हमारे सेल या हमारे अंग जिनको हम काम में लेते हैं, वो वापस से रिसिप्ट कर लेते हैं।
तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। नंबर गेम के थोड़ा हट करके हमें लक्षणों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन हम इस कार्य को करें और वो धीरे धीरे हमारे शरीर उसको एक्सेप्ट करेंगे, शरीर के अंग जो हैं। तो इससे क्या है कि क्योंकि ये बीमारी एक दिन में भी नहीं आई है, तो एक दिन में जाएगी नहीं। धीरे धीरे हम लोग इसका टेपर डाउन करते चलें। मान लो जैसे कोई 50 का इंसुलिन ले रहा है या 60 का ले रहा है, तो वो 30 पे आ जाए, जस्ट हाफ कर दे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, तो हमारे रिसेप्टर्स खुद भी अपना काम करने लगेंगे। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। जी, नेटवर्क का क्या हो, इसलिए बंद हो गई होगी आवाज। तो इस तरह से ये इंसुलिन है, इसको हम टेपर डाउन करते जाएं और एक्सरसाइज को हम बढ़ाते जाएं, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और इंसुलिन खुद अपना क्रिएट करने लगेगा, बनाने लगेगा। जनरली होता है ये पेनक्रियाज वाल के अंदर से ये इंसुलिन बाहर आता है, हमारे शरीर में बनता सबके है। खास तौर से डायबिटीज 2 में तो ये है ही। 1 की परेशानी ये है कि वो बनता नहीं है या कोई दिक्कत रहती है, वो बहुत कम होता है। तो बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में तो ये चलता ही है कि डायबिटीज के उसमें इंसुलिन कम या ज़्यादा मात्रा में बनता है, लेकिन बनता जरूर है। ऊपर से सिंथेटिक इंसुलिन जो है हम लेते हैं, तो ये केवल शरीर का वजन ही बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ज़्यादा जगह जगह शरीर में ब्लॉकेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिनकी कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं और वो वहाँ पहुँच जाएगा, एक्सेस कुछ भी चीज़ जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ पैदा कर देगा। तो वो ये ऐसी स्थिति आती है कि वो हमारे सेल उसको ग्रहण नहीं कर पाते, जबरदस्ती उनको एक जैसे डब्बे के अंदर ठूस ठूस के किसी चीज़ को भरा जाता है, तो अब वो उसमें स्पेस नहीं है और ज़बरदस्ती हम किसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से वहाँ पे बढ़ा रहे हैं उसको, तो जनरली होगा ये शरीर में फैट बढ़ेगा, तो फैट बढ़ेगा तो हमारा वजन भी बढ़ेगा। लीवर का खास तौर से काम रहता है कि जब भी ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज को वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसके अंदर, लीवर फैट में कन्वर्ट कर देता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का या वसा का इस्तेमाल करें, तो वसा युक्त यानी घी, गाय का घी जो होता है, ये हमारे को इस कार्य के लिए सहयोग करता है। तो वो नेचुरल रूप से जो हमारे पास में मीठा आता है, घी भी एक मीठा रस है, तो सीधे तौर पे नहीं, किसी के साथ में मिक्स करके अपनी अपनी प्रकृति के आधार पर आप कंसल्टेंसी के साथ में इसको हम समझ सकते हैं कि किसको क्या चीज़ की आवश्यकता है। हर एक का शरीर का अपना एक डिजाइन होता है, उसका कार्य करने की क्षमताएं होती हैं। तो उस क्षमता के अनुरूप जब कंसल्टेंसी होती है, तो कंसल्टेंसी में उनको बता दिया जाता है कि आपकी एक क्षमता है, आपके हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। तो जब हम उसके ऊपर काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम इंसुलिन को टेपर डाउन करते हुए 0 पर आ सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फ्रुक्टोज और सुक्रोज को हम लोग इस्तेमाल करें। सुक्रोज और फ्रुक्टोज क्या है, जो फ्रूट से आ रहा है वो फ्रुक्टोज है, और सुक्रोज जो है हमारा सब्जियों से आ रहा है, वो सुक्रोज। तो हम ये बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इतना ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ाता है नहीं है। इसको कम इंसुलिन की भी आवश्यकता रहती है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो ग्लूकोज के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हम फलों की, सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बाकी का काम लीवर का है, तो लीवर उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रोटीन है या वसा है, उसको धीरे धीरे ग्लूकोज में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वो कन्वर्ट करता रहेगा। तो उससे उसको शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, एक्सेस जो जाना है शरीर के अंदर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ग्लूकोज को कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे दवाओं को हम कंट्रोल करते हुए, दवाओं से बिना दवा के हम स्वतः जीना सीख जाते हैं, हमारे शरीर भी जीना सीख जाता है।
और धीरे धीरे हम इसके ऊपर यदि ज़्यादा जोर देते हैं और सुक्रोज और सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी ब्रेन की पावर और अंगों की पावर भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है और ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ता बल्कि वजन और उल्टा कम होने लगता है। तो एक्सेस जिनका वेट है वो भी थोड़ा कंट्रोल होता है। हरी पत्तियां जो हैं वो ज़्यादातर हरी पत्तीदार जो सब्जियां हैं वो ज़्यादातर आपके बीपी को कंट्रोल करने में सहायक रहती हैं कि कोलेस्ट्रॉल को वो बॉडी में थोड़ा सा कम करने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही वो क्योंकि उसमें ग्लूकोज सीधे तौर पे नहीं है, ग्लूकोज है लेकिन सीधे तौर पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसको ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता नहीं रहती, तो कम हमारे पास में इंसुलिन है शरीर के अंदर कम बनता है, तब भी इन चीज़ों के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं शर्करा को ब्लड के अंदर जाने से, और वो बढ़ेगा भी नहीं और शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो सारी चीज़ों से मिलती जाएगी। और जो जमा है फैट उसको धीरे धीरे शरीर खुद तोड़ करके अपने आप में फैट से ही लीवर जो है अपने आप कट करके और उसको फैट को कम करते 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 उसको ग्लूकोज में जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता रहेगी और वैसे वैसे उसको प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे हमारा वजन भी थोड़ा कम रहता है, कम होने लगता है और बाकी सारी क्रियाएं भी ठीक से संचालित होने लगती हैं। तो हम ब्लॉकेज से बच सकते हैं, बाकी अन्य चीज़ों से बच सकते हैं। 8 बजने को है, अब आपका प्रश्न का कार्यक्रम हम ले लेते हैं। जो भी 1 बाय 1 आपकी कोई समस्याएं आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जो प्रश्न है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 बाय 1 आप जो हैंड रेस करके प्रश्न ले लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी। अच्छा, आपके साथ जो एक 1-to-1 सेशन होना है अपनी प्रकृति के समझने के लिए और अपने शरीर को समझने के लिए, वो जी कब करेंगे आप? जी, आप चाहें तो अभी कर सकते हैं और आप चाहें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है हम लोग, तो अभी भी हम चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर, और अच्छा आप चाहें तो अपन हफ्ते भर बाद भी कर सकते हैं। जी अच्छा अच्छा, मैं ठीक है। कुछ मैं ऐड मेरे ख्याल करना से मैं चाहती हूँ। जी अभी कर सकते हैं अपन। तो प्रशांत जी जी से मेरी जो बात हुई थी अभी सुबह, उसके हिसाब से ये सेशन जैसे ही खत्म होता है, कृष्णकांत जी आप डायल कर लीजिए, प्रशांत जी का नंबर उसमें है ग्रुप में, और आपका अच्छा, सेशन आज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं पूना से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी, श्याम सुंदर जी, मुझे बताइए आपके क्या प्रश्न है। मुझे लगभग 10 साल से डायबिटीज था। जी तो मैं सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली मुझे लेनी पड़ती थी। उसके जी बाद में पिछले 6 महीने में डाइट पे मैं कंट्रोल करके, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पूरा कम करके मैंने वो जी डायबिटीज को कंट्रोल पे लिया था। अभी जी मैं पिछले 4 महीने से कोई गोली नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छा, बधाई हो साहब आपको। धन्यवाद सर। पर ये जो मैं अक्सर बोलते हैं कि गोलियां अचानक बंद नहीं करना चाहिए, पर मुझे अभी मेरी H1B1 5.5 या 6 के आसपास है। तो अभी मुझे जी ये जो गोली लेना मैंने बंद किया, इज इट सेफ? ये बताइए, कुछ कह रहे हैं? जी हाँ ठीक है। ये इसका कोई देखो, साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगी? ये जो है नहीं नहीं, आपको कोई सिम्टम्स यदि, राकेश जी बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। कर सकते हैं। दोनों पैरों में दूरी कर लें, एड़ी पर बैठ जाएं, एड़ी पर ही बैठें। राकेश जी म्यूट कर लीजिए। वीडियो बंद करके भी दिखाइए आपको। अगर ये नहीं होता तो कम से कम ये हो सकता है, सोनिया जी जो कर रही हैं। हाँ हाँ, और गैप हो, बिल्कुल एड़ियां बाहर हो जाएंगी और हिप्स जमीन पर आ जाएंगी। एक बार ऑल म्यूट कर दीजिए ना, ताकि इनको ये हम लोग ऑन कर लें। चलिए, अब नॉर्मल। जी अभी मुझे सुन पा रहे हैं? या सुन पा रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी अच्छा जी, धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं इस विषय के ऊपर। आपने जो विषय उठाया है कि इसके साइड हाँ जी। इफेक्ट जो होने हैं या नहीं होने हैं,
जब तक देखिए गोली ले रहे थे तो भी साइड इफेक्ट हो रहे थे ज्यादा। अभी करेक्ट। आपके गोली नहीं लेने के कारण कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है, बल्कि गोली ओके। का काम क्या है, गोली का काम ये है कि क्योंकि गोली अपन ले रहे थे टैबलेट, तो वो ना तो आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो ना तो ब्लड के अंदर वो कहीं आपको दिख पा रही है वो शर्करा, और ना ही आपको यूरिन में पास आउट दिखती है कि बाहर निकल गई शरीर से जो वेस्ट मटेरियल के रूप में, या मल के अंदर भी कहीं हमें कुछ मल मूत्र में ये सारा दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये गोली केवल एक ही काम कर रही है शरीर के अंदर, उसको कहीं ना कहीं किसी अंग में जहां भी खाली स्पेस देखती है उसको छुपा देती है। तो जिस जिस अंग में ये छुप जाएगा या इकट्ठा होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, वहां ये फैट में कन्वर्ट होता जाएगा, या तो फैट में कन्वर्ट होगा या फिर वो शक्कर रहेगा, चीनी भी रहेगा, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा करके उस अंग को सड़ाना या गलाना शुरू कर देगा। तो गोलियों का तो कहीं कोई फायदा नहीं हो मेरे ख्याल से। आपकी एक बार एज बता देते आप तो कितना, जैसे क्या, मेरा और बॉडी उम्र वेट बताइएगा आप। 54 ईयर्स, 54 साल सर। जी बॉडी वेट बॉडी कितना है? बॉडी वेट 6 महीने पहले मेरा 73 था, अभी 63 है। जी, तो अब तो आप मतलब स्लिम होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा है, हाँ, ये बढ़िया है ऑलरेडी कि हो वेट गए। भी। जी जी जी। तो इससे ये पता लगता है कि जो इंसुलिन एक्सेस जो बॉडी में जा रहा था आपके, वो केवल आपका वजन ही बढ़ा रहा था, वो वजन को कम नहीं होने दे रहा था। हाँ जी। तो इसलिए इसलिए हमको करना ये कि इसके ऊपर गोलियों पर आश्रित न रह करके आप जो कर रहे हैं सही है। इसमें कोई आपके जो आपका सवाल था साइड इफेक्ट का, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। जो साइड इफेक्ट होने वाले थे उनसे आप बच पा रहे हैं, अपने आप को बचा पाए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब तक कि कोई सिम्टम्स न लगे, ये नंबर गेम है, नंबर गेम से हमको बचना है। और हमारे जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें, अब ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन तय करता है कि हमें कितना इंसुलिन लेना चाहिए, कितना हमारे पास में बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है शरीर के उस अंग पर, विशेष पर, जिसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो शुगर वहाँ अंग में पहुँचाने के लिए खून में लीवर को छोड़ देता है। उससे होता ये है कि वो उसको एनर्जी मिल जाती है अंग को, और हमें लगता है कि वो ब्लड के अंदर जो है बढ़ गया है, शुगर बढ़ नहीं गया, बल्कि उसको एनर्जी की आवश्यकता थी, इसलिए उसको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये बड़ा नहीं शुगर है। जब तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक हमें कोई इस पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहिए, एंजॉय करिए, दिमाग से अच्छा। निकाल दीजिए कि मैं डायबिटिक पर्सन हूँ। भारत के अंदर 70 से 80% कोई भी डायबिटिक है ही नहीं, ये बनाए गए लोग हैं केवल। जैसे क्षणिक आपको एकदम से शुगर या बीपी बढ़ता है, डॉक्टर थमा देंगे आपको टैबलेट, वो डंडा है जो एक वृद्ध व्यक्ति को या एक्सीडेंटेड पर्सन को दिया जाता है। वो डंडा जीवन भर वो पकड़ के चलता रहता है, उसकी आदतन हो जाता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। उस प्रोग्रामिंग से निकलने के लिए जो आपने कदम उठाए हैं बहुत सराहनीय, अच्छे हैं, आपको बधाई के पात्र हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक छोटी सी प्रश्न और सर, अभी क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम कर चुका हूँ, अभी अगर दोबारा मैं समझ लीजिए थोड़ा बहुत राइस या रोटी अगर खा लेता हूँ, तो ये मुझे वापस डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा या अभी मेरा कंट्रोल बना रहेगा? कोशिश करिए, जो गेहूं आपका जो चपाती है इसको आप कम कर रहे हैं, जौ का इस्तेमाल करते रहिए, बाजरे को इस्तेमाल करते रहिए, जो ग्रेन्स होते हैं हम बाकी जो हमारे, उनको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। और सप्ताह ओके। में कम से कम 2 दिन या 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन जो है आप घिया का या बेल पर लगने वाली कोई भी सब्जी बाजार में जो भी दिख जाए, इसका जूस जो है आप इस्तेमाल करते रहिए। सप्ताह में 2 से क्रीपर्स की बात कर रहा है, जी। जो क्रीपर्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं, जो हाँ जी, हाँ तुरई जी, घिया, इस तरह का, तुरई बिल्कुल इस तरह बिल्कुल, का। तोरई, पेठा, घिया जो भी है, ये तीनों चारों को चीज़ों को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जो भी बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं ये, हाँ जी। तो इनको इनको आप इनका नाश्ता भी ले सकते हैं सुबह, इनका
और इनमें थोड़ा सा मसाला डाल लीजिएगा, थोड़ा सौंठ डाल लीजिए, ताकि इसमें शरीर में कुछ जमेगा नहीं और काला नमक अच्छा स्वाद भी बन जाएगा। और थोड़ा वो हींग मिला करके मसाला लगा करके आप खा लीजिए इनको। थोड़ा धनिया पत्ती भी छिड़क सकते हैं, तो जो शुगर कहीं जमा होगी ना, तो धनिया पत्ती क्या करेगा, वो यूरिन से एक्सेस जो होगा उसको बाहर भी निकाल देगा, जिस चीज की शरीर को आवश्यकता नहीं। हाँ जी, मैं क्लींजिंग सुबह प्रोसेस भी शाम हो जो सकता है। सलाद लेता हूँ उसके साथ धनिया पत्ती कंपलसरी लेता हूँ। जी, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का क्लींजिंग होता रहेगा। बॉडी का क्लींजिंग होना जरूरी है। ये कहीं जब भी जमा होगा तो वो दिक्कत आपको करता है। बाकी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते टैबलेट बंद होने से, बल्कि अच्छा ही है, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो आप खास तौर से जब भी आपको लगे कि शुगर बढ़ने का कुछ ऐसा अंदेशा लगता है, तो आप करेले का रस ले लीजिए, कड़वा कुछ भी ले लीजिए, नीम की पत्तियां चबा लीजिए 5-7 सुबह के तबक, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, आप निश्चिंत रहिए। तो कड़वे रस का धन्यवाद सर। प्रयोग करते रहिए और ये घिया। जी जी, बस इतना ही काफी है। और कोई धन्यवाद सर। प्रश्न हो किसी का तो आप ले सकते हैं। जी जी, स्वागत। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम राकेश जी। जी आचार्य जी, अगर किसी की इंसुलिन 70-80 चल रही है और टैबलेट भी चल रही है, तो पहले क्या बंद करने का प्रयास करना चाहिए? टैबलेट ही बंद करना होगा सोते। 70-80 पे तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया ना। हाइपो की कंडीशन में चला जाएगा तो आदमी वैसे ही गिर पड़ेगा चक्कर खा के। नहीं नहीं आएंगे तो आचार्य, सिम्टम्स आ जाएंगे। आचार्य जी इंसुलिन भी चल रही है और टैबलेट भी चल रही है, उसके बावजूद 200 रहती है, 150-200 रहती है उनकी शुगर। जी, तो 150-200 रहती तो कोई ज़्यादा नहीं है, 250 तक कोई ऐसा निर्बल आवश्यकता नहीं है। और जब तक कोई सिम्टम्स नहीं, मैं तो कहता हूँ नंबर गेम से बचिए। सिम्टम्स जब शरीर में आने लगे तभी आप इस विषय पे काम करने की आवश्यकता है। सिंपली आप योगा प्राणायाम करते रहिए, अपनी क्षमताओं को आप बढ़ाते रहिए, काम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, क्लींजिंग प्रोसेस करते रहिए। क्लींजिंग यानी पेट साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, यूरिन को भी, किडनी भी सफाई होती रहेगी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पहला प्रभाव जो पड़ता है लीवर किडनी पर ज़्यादा पड़ता है। लीवर तो अपने आप को मैनेज कर लेता है, लेकिन किडनी की समस्या रहती है। तो किडनी में क्लींजिंग प्रोसेस करते रहे, धनिया पत्ती का पानी है, ऐसी सारी चीज़ें जो कषाय रस वाली चीज़ें वो आप खाते रहिए, तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। कड़वे रस और कषाय रस का ज़्यादा प्रयोग करिए तो क्लींजिंग प्रोसेस होता रहेगा बॉडी का। जब भी मीठा लेंगे तो उसके साथ में कुछ थोड़ी देर में, या ग्लूकोज जब भी ज़्यादा दिखेगा तो हम कड़वी चीज़ों का प्रयोग कर लें, तो उससे बचाव हो सके। तो या तो टैबलेट या इंसुलिन दोनों चल रहे हैं तो दोनों बंद कर दीजिए। वैसे तो या तो इंसुलिन ही चलता है, सीधा इंजेक्ट होता है, या फिर टैबलेट ही होता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। पता नहीं क्यों दो दो एक साथ दे रखे हैं, ये तो गलत चीज़ है, प्रोसेस भी गलत है। जी कोई भी अच्छे डायबिटीज स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर्स होते हैं, या तो इंसुलिन देंगे या टैबलेट देंगे। इनमें से दोनों में से कोई एक ही चीज़ देते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती कभी। और उनकी किसी शुगर का कोई, कंट्रोल नहीं आ रही थी ना, 400 450 जा रही थी, तो इसलिए वो शायद उन्होंने दी होगी। नहीं नहीं, टैबलेट या वो इंसुलिन का वो प्रमाण बढ़ा सकते हैं, लेकिन टैबलेट साथ में देने का कोई आशय बनता नहीं है। जब सीधे इंसुलिन पे ही आ गया कोई व्यक्ति, वो सीधा इंजेक्ट हो रहा है, हम्म क्योंकि बॉडी, लीवर जो है, देखिए आप, लीवर जो है सेकंड ब्रेन है, वो उसको रेजिस्टेंस कर चुका है टैबलेट को। तो जब भी तो इंसुलिन पे इंजेक्ट पे आया आदमी, ये तो जरूरत ही नहीं थी। हम्म जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर को पता है ऑलरेडी, कोई भी समझदार डॉक्टर नहीं देता। तो वो अपने से खुद कोई प्रयास करके, या कई लोग ये होते हैं ना, दो बात उनकी सुन ली, दो उनकी सुन ली, और वो अपने से प्रयोग करने लग जाते हैं, वो बड़ा घातक है। वैसे प्रयोग नहीं करने चाहिए।
जी, नाश्ते में आप बता रहे थे कि बेल के उनको क्या-क्या फ्रूट दे सकते हैं? बेलगिरी ले सकते हैं और उसके बाद में फ्रूट्स में अपन उनको फ्रूट कोई भी 4-5 तरह का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आम को छोड़ दीजिए, केले को छोड़ दीजिए, ये थोड़ा वजन बढ़ाने वाली चीज है और इनमें कुछ ज्यादा ही है ग्लूकोज। तो बाकी सारी नाशपाती सबसे अच्छी चीज है, अनार सबसे अच्छी चीज है डायबिटिक पर्सन के लिए। ये बहुत अच्छे संसाधन है जो कम भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं और किडनी को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट सबसे ज्यादा किडनी को झेलना पड़ता है। आज जिसको भी डायबिटीज होती है 2-4-5-10 साल बाद में जो भी होता है उनके साथ में किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है या किडनी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी आने लगती है। तो सबसे ज्यादा किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद में पड़ता है आंखों के ऊपर। तो किडनी ठीक रहेगी तो आंखें भी ठीक रहेंगी, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। सारी दिक्कत वहीं से शुरू होती है कि जब हम ज्यादा एक्सेस प्रयोग में जब इंसुलिन लेने लगते हैं, जब ज्यादा दिक्कतें ज्यादा हो जाती है। तो पानी आंखों से आना वो भी एक परेशानी है। तो इससे सबसे बचने के लिए नेचुरलिटी पे ज्यादा हम प्रयोग करें। आंखों की संरक्षण के लिए अपन जो है त्रिफला का भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला के पानी से आंखों को धो सकते हैं। सुबह शाम त्रिफला आधे से पौना चम्मच हमारी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। तो इसको सुबह शाम अपन यूज कर सकते हैं त्रिफला को। रात को सोते समय भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, ताकि ये त्रिदोष का बैलेंस रहेगा बॉडी में। तो ये इंसुलिन वगैरह ये इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भविष्य में। खास तौर से इंसुलिन फ्लक्चुएट भी तभी करता है कि जब शरीर में वात बढ़ गया होता है। एकदम से फ्लक्चुएट करे तो आप समझ जाइए वात बढ़ा है, यानी पेट में गैस होगी, गैस ट्रबल होगी शरीर में, या एसिडिटी होगी, तब ऐसी स्थिति आएगी। ऐसे में क्या करिए, थोड़ा सा लंघन कर लीजिए। लंघन का मतलब उपवास से बोलते हैं, 2-4-6 घंटे का उपवास कुछ भी करके। और ये बार बार खाने का जो क्रम चल पड़ा है हमारे यहाँ, एक उसको बंद कर लीजिए, उसको स्टॉप कर लीजिए। तो परिवर्तन स्वतः ही लाना होगा और तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़्यादातर वैसे डायबिटिक लोग हिंदुस्तान में होते नहीं है, बना दिए जाते हैं। तो एक बार बेहतर ये है कि अपन, और ये H1 वाला जो टेस्ट है इसमें ज़्यादातर जो बड़े स्तर के जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा सजेशन इस पे देते नहीं है। बाकी ये टेस्ट करना भारत में अनिवार्य नहीं बताया गया है। अमेरिकन के लिए ठीक है ऐसा बोलते हैं ज़्यादातर डॉक्टर से। हम लोग कई सेमिनार में बातचीत उठती है तो यही होती है। तो करा लें तो अच्छा है, वो एक आत्मसंतुष्टि का रहता है। केंद्र तो 3 महीने में करा सकते हैं। लेबोरेटरीज में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो टेस्ट होते रहते हैं तो अच्छा रहता है। जो हमें भी परीक्षण से पता रहता है कि हमें अभी क्या दिक्कत आ रही है या काम या क्या ज़्यादा आ रहा है। तो एक उस प्रमाण को हम कंट्रोल करने में सहयोगात्मक भूमिका के तौर पे कड़वे रसों का प्रयोग कर सकते हैं। जब 3 महीने का हम किया जाए सर, इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए रीडिंग आइडियल? आइडियल प्रमाण तो जी हाँ जी, इसका रीडिंग कितना होना चाहिए आइडियल? आइडियल रीडिंग में देखिए, ये एक्चुअली आइडियल रीडिंग तो मैं तो इस नंबर गेज से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता हूँ। दूसरा ये कि कोशिश करना चाहिए कि इस टेस्ट से बचें। जी हाँ। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। लेकिन आइडियल रीडिंग की जो अपन एक परिकल्पना करते हैं, कई लोग 6 भी मान रहे हैं, कई लोग 107 के अंदर अंदर भी मान रहे हैं। तो बेहतर ये है कि क्योंकि इसमें कोई परिदृश्य नहीं है, अलग अलग डायबिटिक एसोसिएशन है, वो जब उनका रिसर्च पेपर उनके देख रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग प्रमाण दिख रहे हैं। तो बड़ा विचित्र है कि हम फिर इसको कैसे एक्सेप्ट करें। जब यूरोपियन भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन भी नहीं मान रहे कई बार। तो कई जो अब मेडिकल कॉलेज के स्तर पे जो इनका जो नए डॉक्टर्स को, जिनको अपन डायबिटिक स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं, उनका एक एसोसिएशन बना है नए स्टूडेंट्स का। तो वो जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने एक जरूर एक प्रमाण बना लिया अपना। वो अभी जो नई रिसर्च आई थी वो 6 मार्च वाली, उसको तो उन्होंने वैसे ही नकार दिया खुद ने। तो जब वो खुद ही नकार रहे हैं अपनी ही चीजों को, कई बार कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, भाई या तो मैं बोलूंगा अभी राहत है
और थोड़ी देर बाद में मैं कह दूंगा नहीं नहीं साहब देना है। ये सब चीजें जो हैं जिनको जो भ्रमित करती हैं ना, उनसे थोड़ा बचना चाहिए। तो बेहतर ये है कि हम इसमें नंबर गेम में ना उलझें जब तक, क्योंकि उनके खुद ही अपने रिसर्च पेपर बोल रहे हैं, हम तो इसमें क्या करें भाई। जैसे आयुर्वेद बोलता है कि भाई कफ पित्त और वात है, इसका सम रखना जरूरी है, बस सब कुछ ही है। और जी लक्षण आते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। जी हाँ अंगों में कोई प्रभाव हो रहा है तो उसको हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये जब चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ, देखिए हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग रहता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, क्योंकि मेरा काम करने की क्षमताएं अलग हैं, आपकी काम करने की क्षमताएं अलग है। मेरा जो है, आपको मेरा अपना मैं बता देता हूँ। मेरा, आप मुझे 6-7 रसगुल्ले भी मैं खा जाऊंगा, फिर आप मुझे 1.5 घंटे बाद में चेक करेंगे, 1-2 घंटे बाद में। खाना खाने के बाद जो चेक किया जाता है मुश्किल 100 के अंदर ही रहती है। 100, 110 जाए तो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी 80, 70, 80 के बीच में रहती है। तो ये रहता है कि अपनी क्षमताएं सब व्यक्ति की अलग अलग हैं। हमारी पाचन शक्ति सबकी अलग अलग है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये काम ये करना होगा कि हमारे जो रस धातु, आयुर्वेद में 7 धातु हैं, तो रस धातु पर काम करना जरूरी है। ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। जैसे ही आप कोई भी हैवी चीज़ लेंगे तो शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम जैसे ही करना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। उस अंग विशेष को जब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता रहेगी तो लीवर अपने अपने खुद स्वतः स्टोर से उसके लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए वो ग्लूकोज छोड़ देता है। वो ही बढ़ने का प्रमाण हो जाता है। अब उस पर कंट्रोल करना है तो हमें उतनी देना है जो अंग हमारा पचा सकता हो आराम से, जिसको वो पचा ले, आराम से उसका बैलेंस हो जाए हमारे शरीर में, वो ही ज्यादा पर्याप्त स्थिति है। इसलिए कोशिश ये करिएगा सुपाच्य हल्का भोजन लें, और वो जब भी आसानी से पच जाए और उसकी एक्टिविटी बनी रहे और शरीर की, तो और वो पचाना जरूरी कुल मिला के। जब पाचन में गड़बड़ आएगी तभी आपका फ्लक्चुएट होगा। पाचन में गड़बड़ होती तो कफ पित्त और वात, आयुर्वेद के अनुसार वात सबसे पहले बिगड़ेगा। वात बिगड़ेगा तो वो उसमें फ्लक्चुएट करेगा तो वो शुगर को एक जगह भी इकट्ठा कर सकता है सारी ब्लड की, या फिर इधर उधर सप्लाई लाइन में इधर उधर भी कहीं कर सकता है 19-20। तो क्योंकि जहाँ दबाव बनेगा वहीं से शुगर बढ़ जाएगा उस अंग में, तो हमें वहीं का चेक करेंगे तो डायबिटीज दिखेगा। या जो अंग ज्यादा काम में आते हैं, जैसे हमारे ज्यादातर हाथ ज्यादा काम में आते हैं, तो हाथ ज्यादा काम में आते हैं तो हम लोग शुगर भी हाथ से ही चेक करते हैं, तो हाथ में बढ़ा हुआ दिखेगा। दूसरे अंगों में देखिएगा, कहीं पैर से ब्लड निकाल लीजिए, कम होगा क्योंकि ब्लड पैर का कम है। तो फिर क्या मानेगा इसका कोई आंकड़ा, जब हमारे पास में एक स्वतः प्रमाण में नहीं है एक ही चीज का, तो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, तो फिर कैसे मान लें। अभी तर्जनी उंगली जो हमारी पहली वाली है, फर्स्ट उंगली, उसमें से आप शुगर ले लीजिए, और ये सबसे छोटी वाली में उंगली में से शुगर ले लीजिए, इन दोनों में आंकड़ों का अंतर आ जाता है, जबकि अभी सेम टाइम लिया हुआ है। इसमें जब अंतर देखते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो नंबर गेम से बेहतर है कि हमें जो अंग ज्यादा काम करते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता रहती है, उसमें शुगर भी ज्यादा होती है। तो हमें क्षमता अपनी देखनी है, हमारे अंगों की कार्य करने की क्षमता क्या है। लेबोरेटरीज हमारे पास हैं, समय पर जांच कराते रहें, दिक्कत आए तो। जब तक सिम्टम ना आए तो बेहतर है कि आपको ये सब करने की आवश्यकता है। दिमाग में जैसे ही आपने धार लिया मेरे को शुगर है, तो आप ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, हाँ भाई मुझे शुगर है। जब मैंने स्वीकार लिया मैं हार गया, तो मैं हार ही गया ना। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन क्या जीते जीत। तो आप मन से जीतते हैं, मन से हारते हैं। आप तय करते हैं कि भाई मैं हार गया तो मैं हार ही गया, मैं जीत गया तो मैं जीत गया। और कोई सवाल हो तो ले लीजिए। डॉक्टर साहब छोटी एक और प्रश्न है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी है, उसकी जो शुगर रीडिंग्स है फास्टिंग में ज्यादा रहता है और लंच या डिनर के बाद कम हो जाती है, इसको कैसा देखा जाना चाहिए? फास्टिंग में मतलब सुबह सुबह उठने के बाद? हाँ, उठने के बाद रीडिंग ज्यादा रहता है और जब नाश्ता या खाना करने के बाद फिर चेक करते हैं तो वो कम दिखती है, इसको कैसा सोचना चाहिए?
इसको ऐसा सोचना चाहिए जैसे खाना है, खाने को पचाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता रहती है ना, तो शरीर क्या करता है, खाना आपकी 75% जो ऊर्जा है शरीर में खाने को पचाने के लिए लगती है। तो जो जी शुगर आपका बढ़ा हुआ था ना, खाली पेट आपने लिया और वो शुगर बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि उस समय एनर्जी की शरीर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अभी ये लीवर को तो पता है ना कि अभी आप खाना खाने वाले हो, उस समय लेंगे हो तो आपको बढ़ा हुआ इसलिए दिखेगा कि आपके अंगों को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए वो छोड़ देता है अपने स्टोर से। तो ये क्षणिक है, ये टेम्परेरीली है, परमानेंटली नहीं है। तो इसलिए जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो हमारा जो 75% ऊर्जा शरीर का उस खाने को पचाने में लग जाता है। तो जब ऊर्जा हमारी इस्तेमाल हो गई तो ऑलरेडी वो कम दिखेगा। ये तो स्वतः प्रमाण है कि हमें जब सामने दिख रहा है कि हमारी ऊर्जा वहाँ इस्तेमाल हो रही है, सामने आ रही है खाने को पचाने में। खाने को पचाने में तो ऊर्जा चाहिए, 75% ऊर्जा चाहिए होती है शरीर, और ऊर्जा बनती किससे, ग्लूकोज से बनती, तो कम हो जाएगा वहां पर। पर ये बिना सुबह के वक्त सभी की बढ़ती ही है, किसी का भी ले लीजिए। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम डायबिटिक हो गए। जब तक कोई इसमें सिम्टम ना आए, लक्षण ना आए, बेहतर है कि हम लोग इससे दूर रहें और दिमाग में ये धारणा ही ना बनाए कि मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है। सुबह बढ़ती है क्योंकि हमें सुबह हम लोग नाश्ता नहीं करते, हम कोई चीज खा पी नहीं सकते, लेकिन सुबह की जो शारीरिक क्रियाएं वो तो संचालित करनी है। तो लीवर देखता है कि इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज छोड़ देता है, और वो ग्लूकोज दिन में ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के शरीर में काम में आता है, जो शारीरिक दैनिक गतिविधियों को चलाने में काम करता है। श्याम जी तो पूछ चुके, श्याम जी भी अनम्यूट कर रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, मेरे एक प्रणाम आचार्य जी, मैं श्याम बोल रहा हूँ। जी प्रणाम जी श्याम जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मतलब जो आप अपने अभी बोला था कि अभी जो प्रथा चल गई है बार बार खाने की, जी तो उसमें मेरा एक सवाल ये है कि मैं अभी पिछले कुछ सालों से 500 mg का मेटमॉर्फिन का एक वो लेता हूँ टैबलेट, और वो उससे एक तो उससे पीछे छोड़ना है और आपकी गाइडेंस में, दूसरा जो लक्षण की आप बात कर रहे थे, तो मेरा भोजन तो बहुत संतुलित रहता है, मतलब ना कोई एक्सेसिव चीज है ना कोई कम है, और मैं 3 ही टाइम खाता हूँ, ज्यादा खाता नहीं। बट कई बार मेरा जो लक्षण मैंने देखे हैं जो मुझे कई बार थोड़े अलार्मिंग से लगते हैं, वो ये है कि जैसे कि मेरे को लंच में कभी थोड़ा देर लेट हो गया, मतलब फॉर किसी रीजन की वजह से कि मैं कहीं गया या कहीं हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनईजी सा फील होने लगता है। अब उसका क्या कारण हो सकता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे उससे बचा जाए? हाँ, तो वो लंच जो है ना, एक्चुअली आपको आप स्वतः जो सारी जो चीजें बता रहे हैं ये बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कारण ये है कि शरीर को खाना पचाने के लिए 75% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी ऊर्जा की हम बात कर रहे थे, तो ऊर्जा को शर्करा की भी आवश्यकता है, यानी ग्लूकोज की आवश्यकता है ना। तो उस समय क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक खुद कह रहा होता है कि लीवर को पता है ना इतने बजे, जैसे सुबह गाय को पता होता है, सुबह गाय को अपन 8 बजे चपाती पकड़ा देते हैं सुबह सुबह बना करके, तो आपको आपके दूसरे दिन तीसरे दिन डोर पे रेगुलर दिख जाएगी, उसको पता है कि 8 बजे यहाँ पे मुझे रोटी मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार लीवर को पता है या शरीर के अंगों को पता है कि हमारा टाइम टेबल लंच का ये है। अब इससे जैसे ही डिले करेंगे, लेकिन जो शरीर में शुगर को, क्योंकि खाना पचाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी के लिए शुगर की आवश्यकता है, तो शरीर में जो अपना जो लीवर है वो उसी टाइम शुगर छोड़ देता है उसका, उस समय फिर आपको उसके साइड इफेक्ट या अनईजीनेस आपको फीलिंग होने लगती है। तो आप जैसे टाइम पर खाना खा लेते हैं तो वो चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, नहीं तो इससे कैसे बचा जाए? मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लेट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी जगह आपको कुछ न कुछ उस समय ऐसी चीज का प्रयोग कर लेना चाहिए खाने में जो
आज यदि आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो जो शुगर को कंट्रोल करती हो, क्योंकि शरीर बॉडी वेट तो को मेरा कम पचाने है के लिए। जी कितना? 58 kg है मेरा वेट और हाइट है 5 फुट 3 इंच। जी एज कितनी हो गई आपकी? 43। 43 तो कोई ऐसी ज्यादा एज में नहीं है, तो आप इसको कंट्रोल आराम से कर सकते हैं इसमें तो। तो मुझे नहीं लगता ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अनइजीनेस फील हो रहा है, आप इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा हाथ पैरों का मूवमेंट कर लीजिए, ऊपर नीचे कहीं किसी भी कमरे में 10-20 बार हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए। तो वो क्या होगा, वो जो शुगर आया है वो आपके ब्लड में पच जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल को या ब्लड के शरीर के अंगों को उसी समय खर्च करने के लिए एक मौका मिल जाएगा, तो उसको खर्च कर देंगे तो वो मूवमेंट होने से वो काम में आ जाएगा, शुगर जो एक्सेस था। उसके बाद में आप जब भी लंच करेंगे तो आपको ये सारा अनइजीनेस फील नहीं होगा, और हल्का लंच करिएगा। कोशिश तो करें हल्का कि ही टाइम करता पर हूँ हो मैं। जाए। हाँ नहीं, अच्छा उसमें एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी डॉक्टर से पूछने जाओ तो वो ये कहता है कि उस टाइम पे आपका शुगर कम हो जाता है इसलिए आपको अनइजी लगता है, और जो आप कह रहे हो वो थोड़ा अलग है। तो करके देख लीजिए एक बार, करके देख लीजिए, हाँ ठीक है, चेक करके ठीक है। देखिए, है ना? हाँ चल, फिर आप बताइएगा, क्योंकि हर शरीर की एक रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना, हाँ तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें खुद ही होने लगती हैं। आपने कोई टैबलेट लिया होगा तभी कम होगा ना, अदरवाइज तो होगा नहीं। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता खाना पचाने के लिए होती है, तो सब लोग जानते हैं। जब भी तो आप खाना खाते हैं, तो जब आपको अचानक कई लोगों को पसीना भी आने लगता है खाना खाने के बाद में, है ना? और शरीर में नींद भी आने लगती है, शरीर भारी भी आने लगता है। ये इसका कारण ही यही है कि शरीर में ऊर्जा का संचार कम होने लगता है, इसलिए शरीर अपनी क्रियाओं को संचालित करने में असमर्थ हो जाता है। सारी ऊर्जा शरीर की पेट की तरफ चली जाती है और ब्रेन में भी ऊर्जा कम हो जाती है, तो हमारे जो टिश्यूज हैं वो थोड़े से अनइजी या वीकनेस फील करते हैं, जिसके कारण वो सुस्ताने के मूड में हो जाते हैं। ठीक है चाचा जी। डॉक्टर साहब, जी ये तो डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली है जी। मेरे एक छोटी जी समस्या है बताइए। कि मुझे गैस हो जाती है थोड़ा, ये सलाड्स वगैरह ज्यादा लेने से गैस की परेशानी होती है? जी जी, तो तो उससे कोई सलाद उपाय? एक्चुअली क्या है, ये जितना भी कच्चा जितना भी खाते हैं, और ये हाँ जी। इसको हम तो ये गैस बनाता ही सभी के बनाता है, आपकी ही नहीं, सभी के बनती है गैस। तो अब इसको पास आउट करने के लिए एक संसाधन हमारे को जुटाना होता है। तो आप जब भी जी। सलाद का यूज करेंगे तो आपकी प्रकृति एक बार समझनी होगी कि क्या चल रही है। आपको ज्यादा पसीने वगैरह आते हैं? नहीं है जी? नहीं सर। भूख जल्दी लगती है क्या आपको? 4-5 घंटे में हाँ, भूख भूख तो ज्यादा लग लगती है। जाती है? हाँ, भूख तो खाना लगती है ज्यादा सर। खाने को चाहिए? अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली अभी डाइट कम ही कर दिया हूँ, तो डाइट में सलाद और दाल यही चल रहा है। थोड़ा सलाद का मात्रा जी ज्यादा लेना पड़ रहा है अभी। जी, तो आप सलाद में एक काम करिए। सेंधा नमक से ये गैस बढ़ती है सर, सलाद में अगर अपन सेंधा नमक इस्तेमाल करें? जी सेंधा नमक तासीर में ठंडा है, तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें सेंधा नमक के साथ में थोड़ा काला नमक और 1-2 चुटकी हींग मिला करके मसाला बना लीजिए। और तो आपका बॉडी वेट ज्यादा है क्या? नहीं, बॉडी वेट कम है सर, 63 है। अच्छा बॉडी वेट कम, ठीक है ठीक है। तो बॉडी वेट आपका कम है, तो आप ऐसा करिए कि इसमें थोड़ा सौंठ ले लीजिए। सौंठ के साथ में आप सलाद के ऊपर बुरकने से, सौंठ एक तो गैस बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है या रोकता है, राइट? तो आप जैसे ही उसके ऊपर लेंगे, और दूसरा भूख भी बढ़ाता है, खाने को पचा भी लेगा, उसको हेल्प जो खाना जब पचता नहीं है जब भी गैस बनती है, जी राइट? हाँ। तो जब भी कोई चीज सड़ती है तो गैस बनेगी, तो जब उसकी पाचन क्रिया नहीं हो पाती तो उसमें सड़न होगी तो गैस बनेगी।
तो अब ये सड़न और गैस से बचने के लिए तरीका हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि सौंठ ले लीजिए। सौंठ में 1 चम्मच सौंठ ले लीजिए, उसमें चौथा चम्मच काला नमक मिला लीजिए। बीपी तो नहीं है आपको हाई? नहीं है, नहीं है ठीक है, सर। तो आप चौथा चम्मच काला नमक मिला लीजिए, 2 चुटकी हींग मिला लीजिए और उस मसाले को इस रेशो के हिसाब से आप बना के रख लीजिए और उसको अच्छे से मसाले को छिड़क करके फिर आप टेस्टी बना के खाइए। उसमें धनिया पत्ती वगैरह और बना लीजिए, शानदार हो जाएगा। सौंठ का टेस्ट का पाउडर टेस्ट। बोल रहे हैं ना सर आप? सौंठ का पाउडर जी बोल रहे जी हैं ना? जी जी, सौंठ का पाउडर ही होता है, और जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं हम लोग। जी हाँ, जी हाँ। ये गैस को बनने से रोकता है, शरीर में गैस की प्रक्रिया को धीमा करता है। और जो क्योंकि शरीर में गैस बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी क्रियाएं भी संचालित नहीं होती। तो जो एक प्रमाण में जितनी शरीर को आवश्यकता है, और हर शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। किसी को गैस शरीर में ज्यादा चाहिए होती है, अपनी प्रकृति के अनुरूप चाहिए, है ना। तो गैसेस जी भी हाँ। बनना जरूरी है शरीर में, और नहीं बनेंगी तो भी दिक्कत है, तब भी आपका खाना नहीं पचेगा, डाइजेशन नहीं होगा, सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा। गैस से ही सिस्टम पूरा काम करता है। तो इसको कम मात्रा में बने, इसलिए सौंठ का प्रयोग कर लीजिए। काला नमक से पास आउट हो जाएगी और जो एक्सेस है वो बाहर निकल जाएगी, तो आपको एसिडिटी या अनईजीनेस जो फील होता है वो नहीं होगा। जी हाँ, धन्यवाद। और पेट जिसका भारी भारी रहता है खाना खाने के बाद में, वो थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें अजवाइन ले लीजिए और चौथा चम्मच से कुछ कम काला नमक, गैस की वजह से भारीपन है, और 1 चुटकी हींग मिला करके आप इसको गर्म पानी के साथ में, 1 कप गर्म पानी के साथ में खाना खाने के बाद में ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा डायबिटिक नहीं है तो गुड़ की छोटी सी डली भी आप मिला लीजिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जी हाँ सर, धन्यवाद सर। जी स्वागत। मैं यहाँ पर थोड़ा समराइज करना चाहूँगा जो आज का सेशन है। डॉक्टर प्रशांत और योगी अमित देशमुख जी ने जो सेशन लिया है, उसमें इसको एक संक्षिप्त रूप में, अगर सभी बातों को अगर हम एक प्रिंसिपल के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में उसका जब निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हार्मोनल सीक्रेशन, क्लींसिंग यानी कि सफाई जो है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम कह रहे हैं, एंड साथ में जो फूड हम ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि फूड जो है हमारी ऊर्जा के लिए जरूरत है। तो अगर हम हार्मोनल सीक्रेशन की बात करें तो जो योग है या यौगिक साइंसेस के जो तरीके हैं, उसमें जो एनर्जी साइंस है उसको हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यौगिक क्रिया है जिसके माध्यम से जो सीक्रेशन हमारे अंदर, हार्मोनल सीक्रेशन और जो फील गुड फैक्टर हमारे अंदर जो पैदा होता है, वो एक्चुअली आपके अंदर एक बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर एक होलिस्टिक, एक सहजता, एक नेचुरल ईज लेके आता है। तो डिजीज का मतलब है जब आप, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, तो व्हेन इट ब्रिंग्स नेचुरल ईज इनसाइड यू, तो आपकी बॉडी की फंक्शनलिटी अपने आप बढ़ जाती है। और सेलुलर क्लींसिंग भी उसी का पार्ट है, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस हैं अंदर, जो सेल की जो फंक्शनिंग है, जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो सेलुलर क्लींजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो डॉक्टर प्रशांत जो चीज बता रहे हैं कि जो डाइट के बारे में बता रहे हैं, जो नियम के बारे में बता रहे हैं, वो आपकी क्लींजिंग मेथड है कि हम नेचुरली डे टू डे बेसिस पे कैसे अपने आप को क्लीन करें। एक प्रोग्राम अभी डॉक्टर प्रशांत के साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा जो सेंटर है लाइफ स्पा सेंटर फरीदाबाद में, वहाँ पर भी प्रोग्राम रखा जाएगा जहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा। नेचुरली है, बट मैं फिर भी उसको नेचुरल नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड है, यानी कि बाहर से डॉक्टर प्रशांत और उनकी टीम करेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम नेचुरली क्लींस कैसे करें, तो वो जो प्रकृति के माध्यम से इस तरह से नेचुरली ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जो दे रहे हैं, अभी 8:30 बज गए, 8:35 हो गए, तो कल सुबह 6:30 हम लोग योगी अमित देशमुख जी के साथ में
और अभी हम जो है सेशन प्लान कर रहे हैं मिस्टर कृष्णकांत जिंगर जो है डॉक्टर प्रशांत के साथ में अभी कनेक्ट हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स के जो भी इश्यूज हैं और उसके डिस्कस करें और अपना वेलनेस पाथ डिजाइन करें। धन्यवाद। हम सेशन डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर करते हैं 6:30 बजे पूरी स्ट्रेंथ और टीम के साथ। डॉक्टर साहब का नंबर मिल सकता है क्या उनको कॉल करने के लिए? डॉक्टर प्रशांत का नंबर जो है जी अभी कृष्णकांत जिंगर जी का स्लॉट सेट हुआ है 8:30 बजे। बाकी आप मेरा नंबर नोट जी जी कीजिए और मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे कितना है। 9910 9910 20 जी 4797। मेरा नाम अरुण ठीक शर्मा है। है ना। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। कृष्णकांत जिंगर आपको आपके पास है नंबर? हाँ मुझे नंबर मिल गया ना 991020497797। अच्छा अच्छा, आपसे बात हो रही है। कृष्णकांत हाँ आप मैं कृष्णकांत ही बोल नहीं है? रहा हूँ। हाँ MANIT से भोपाल से तो नहीं है? हाँ मैं भोपाल से हूँ। अरुण बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ, ओके इलेक्ट्रिकल। ओके ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके। ओके जी बाय। हेलो, आप हमारा बिल्कुल चेहरा बदला हुआ लग रहा था तो मैं पहचान नहीं पाया। अब तो आप 1.5 उम्र कैसा हो गया, अभी कम हो गया। यस, तो चलो मैं जिंगर सर ने इतना कमेंट नहीं है तो मैं समझ तो रहा था नाम भी आपस में ठीक है। तो डॉक्टर प्रशांत से आप बात कर रहे हैं, मैं अभी नंबर भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, है ना। 2 नंबर है, आप दोनों में से बात करें। मुझे बताना कोई दिक्कत नहीं, शेयर करना।